हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वरलता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री प्रथम खंड के लिए जो हमने पूर्व के कक्षा में गुप्त वंश प्रारंभ कर रखा था। तो गुप्त वंश के अध्ययन के दौरान हमने उसके प्रथम शासक जो उसका संस्थापक रहा था श्रीगुप्त के बारे में जानकारी हासिल की थी, पढ़ा था। उसके बाद घटोत्कच के बारे में, फिर चंद्रगुप्त प्रथम जो वास्तविक रूप में जिसको कि हम कह सकते हैं कि गुप्त वंश का वो महाराजा धीराज की उपाधि उसने धारण की थी और वो वास्तविक शासक के रूप में प्रतिष्ठित था। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम जिसने वैवाहिक संबंध के द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ उसने विवाह संबंध स्थापित किए थे। चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात जो है उसका पुत्र समुद्रगुप्त वो गद्दी पर बैठा और इसे पूर्व के कक्षा में हमने समुद्रगुप्त के बारे में भी अध्ययन किया था कि समुद्रगुप्त जो है वो बड़ा ही कुशल योद्धा था और उसने अपने दिग्विजय से, अपने युद्ध कौशल से राजाओं को परास्त करके उसने दिग्विजय हासिल की थी। हरिसेन जो उसके दरबार में था, उसकी प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार जो है समुद्रगुप्त की दिग्विजय का प्रमुख उद्देश्य धरणी बंध अर्थात समस्त पृथ्वी को जीतना था। और प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार उसकी दिग्विजय जो थी वो जिसके बारे में हम पढ़ेंगे निम्नानुसार आगे चर्चा करेंगे। पहला आर्यावर्त विजय, इसकी चर्चा जो है हम पूर्व की कक्षा में कर चुके हैं। आठविक राज्यों की विजय, इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। दक्षिणापथ की विजय, इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब जो था सीमावर्ती राज्य में हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। सीमावर्ती राज्य में समतट, कामरूप, डबाक, कत्रीपुर एवं नेपाल 5 सीमांत राज्यों पर उसने विजय प्राप्त की थी। और इसके साथ ही साम्राज्य की पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित 9 गणराज्यों को भी उसने जीता था। ये थे मालव, अर्जुनायन, यौधेय, मद्र, आभीर, प्रार्जुन, सनकानिक, काक एवं खरपरिक। ये जो 9 गणराज्य थे उस पर भी उसने विजय प्राप्त की थी। परराष्ट्र नीति जो है उसने प्रयाग प्रशस्त की 23वीं एवं 24वीं पंक्ति में बताया गया है कि समुद्रगुप्त के साथ कुछ विदेशी शक्तियों ने निम्न संधियां की थी, जिसमें आत्मनिवेदन, जिसमें मैत्री का स्वतः प्रस्ताव होता है। शासक अपने से ताकतवर शासक को मैत्री के लिए जो है प्रस्ताव देता है। कन्योपायन, कन्याओं का उपहार, कन्या का दान करके वैवाहिक संबंध स्थापित करके भी जो है सो पड़ोसी राज्यों या विदेशी राज्यों के साथ संबंध स्थापित किए जाते हैं। दान मतलब स्थानीय वस्तुओं की भेंट दे करके। और गरुण मुद्रा से अंकित राजज्ञा पाने की याचना। और जो अन्य शासक हैं वो उनके अधीन उसके गरुण मुद्रा से अंकित राजज्ञा पाने की याचना जो है वो लेकर के जाता है। तो इस तरह की जो विभिन्न शैली है, विभिन्न तरह का जो क्रियान्वयन है वो समुद्रगुप्त ने अपने विभिन्न विजित राज्यों के साथ अलग अलग नीतियों को क्रियान्वित किया था। और उसकी दिग्विजय को देख करके, उसके युद्ध कौशल को देख करके जो है सो अन्य राजाओं ने उसके साथ आत्मनिवेदन, कन्योपायन, दान या गरुण मुद्रा से अंकित राजज्ञा पाने की याचना के तहत उससे संबंध स्थापित किया था। नेपोलियन की युद्ध शैली को देख करके विदेशी इतिहासकारों ने भी उसकी काफ़ी प्रशंसा की है। और विंसेंट स्मिथ महोदय जो हैं उन्होंने समुद्रगुप्त की उक्त दिग्विजयों को देखते हुए उसकी तुलना फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट से की है। फ्रांस का जो शासक था नेपोलियन बोनापार्ट, वो भी युद्ध कौशल में अद्भुत था और उसने भी बहुत सारी विजय प्राप्त की थी। लेकिन यहाँ हम एक बात कहना चाहेंगे कि चूँकि समुद्रगुप्त का जो काल है वो 350 से 375 ईस्वी है, जबकि नेपोलियन जो है वो आधुनिक युग का सम्राट था और लगभग 1500 वर्ष का फ़र्क है दोनों में। नेपोलियन बाद के वर्षों में हुआ है और समुद्रगुप्त बहुत पूर्व में हुआ था। अतः विंसेंट महाशय को उस समुद्रगुप्त को जो है सो भारत का नेपोलियन नहीं कह के जो है सो नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त कहना चाहिए था। विंसेंट महोदय जो हैं उन्होंने समुद्रगुप्त की तुलना फ्रांस के सम्राट नेपोलियन से करते हुए उसको भारत का नेपोलियन कहा, जबकि हमारे विचारानुसार जो है इसको नेपोलियन यूरोप का समुद्रगुप्त था, क्योंकि समुद्रगुप्त पहले हुआ था। और हम देखेंगे कि नेपोलियन जो है वो महाद्वीपीय व्यवस्था के पश्चात हारा था
हारने के पश्चात उसको सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया था, जहाँ 6 वर्ष तक वो निर्वासित जीवन अकेले उस वीराने में गुजारा था और वहीं उसकी मौत भी हो गई थी और उसको वहीं दफना भी दिया गया था। लेकिन समुद्रगुप्त के साथ ऐसा नहीं था। समुद्रगुप्त जो है अंत तक दिग्विजयी रहा और बड़े ही शान शौकत से वो उसने अपनी ज़िंदगी जो है व्यतीत की। तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त जो था वो बहुमुखी उसकी प्रतिभा बहुमुखी थी। एक तरफ जहाँ उसने आर्यावर्त के शासकों को अपने युद्ध कौशल से परास्त किया, अश्वमेध यज्ञ करके अपना वर्चस्व कायम किया, वहीं दूसरी ओर वो कुशल शासक की भांति उनके साथ संबंधों का निर्वहन भी बड़ी चतुराई एवं कूटनीति के साथ किया। समुद्रगुप्त जो है वो हृदय से संगीत का प्रेमी था, अर्थात कलात्मक वस्तुओं कलात्मक चीज़ों की ओर भी वो आकर्षित था और कला को पसंद करता था। और संगीत प्रेमी होने का सबूत जो है उसके सिक्कों पे मिलता है, जिस पे उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। तो एक तरफ एक सम्राट जो युद्ध कौशल में पारंगत था और दूसरी तरफ कला से संबंधित संगीत में भी वो रुचि रखता था। तो ये एक अद्भुत प्रतिभा का जो है व्यक्तित्व था। तो बच्चों आज हमने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा और आगे के क्लास में हम समुद्रगुप्त के पश्चात जो चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, जिसके दरबार में कालिदास थे, उससे संबंधित बातों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।